श्री अखिलेश प्रसाद सिंह। धन्यवाद सभापति महोदय। महोदया, सभापति कराड़ साहब के बोलने के बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे अपनी पार्टी की ओर से आपने बोलने का मौका दिया। संयोग की बात है कि स्वास्थ्य विभाग से हमारा भी बहुत पुराना रिश्ता रहा है। ऐसे तो स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं हैं, लेकिन 2000 में दोनों राज्य मंत्री हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री बोला, अरे तो यही तो मैं बोल रहा हूं, तो आगे तो सुनिए। मैं जो बोलना चाह रहा हूं नीरज जी, कि मैं 2000 में बिहार का स्वास्थ्य मंत्री था और नड्डा साहब भी हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे। अब लगता है सिंपल हो गया होगा। और उनका धन्यवाद। तो इसलिए हेल्थ सेक्टर से मेरा पुराना रिश्ता रहा है। महोदय, इस सरकार के कार्यकाल के लगभग 11 साल पूरा होने को है। मैं बहुत ज़्यादा आपके आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन हेल्थ सेक्टर में इस सरकार का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, इसको दर्शाने के लिए कुछ ब्रॉड इंडिकेटर की बात करूंगा। साल 2017 में यह सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लेकर के आई थी और उसमें कहा गया था कि साल 2025 तक हेल्थ सेक्टर का जीडीपी का 2.5% खर्च किया जाएगा। हालांकि WHO के अनुसार हेल्थ पर जीडीपी का कम से कम 5% खर्च होना चाहिए। लेकिन इस साल के बजट को भी देखें तो हेल्थ पर इस सरकार का टोटल खर्च है जीडीपी का 1.28%। तो यह है आपकी पहली उपलब्धि। दूसरा एक आंकड़ा जो बहुत चौंकाने वाला है, अगर हम 2025 को 2010 से कंपेयर करें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होने वाली मौतों की संख्या पिछले 15 सालों में भारत में लगभग 12% तक बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तेजी से हमारे देश में लोग जीवन शैली आधारित रोगों का शिकार हो रहे हैं, वह दुनिया में सबसे ज़्यादा है। कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो राष्ट्रीय जो टीबी है, तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य आपने रखा था कि 2025 तक देश में टीबी का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया जाएगा, इस टीबी से को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी दुनिया के 25% टीबी रोगी भारत में है। साल 2023 में कुल 25,37,000 तपेदिक के मामले सामने आए थे, जो 2022 की तुलना में 1,15,000 से भी ज़्यादा थे। तपेदिक से होने वाली मौतों के मामले में भी भारत में स्थिति दूसरे देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा खराब है। इसके अलावा जिस तरह से हर साल बरसात के बाद पूरे देश में डेंगू का आतंक फैल रहा है, यह भी पिछले 10-12 साल में देखने में आया है। और चिंता की बात यह है कि डेंगू की रोकथाम के लिए सरकारी स्तर पर कोई बृहद कार्यक्रम मेरी जानकारी में नहीं है। रूटीन तौर पर नेशनल हेल्थ मिशन में इसका जिक्र जरूर आता है। कुपोषण की बात करें महोदय, तो कुछ मामलों में हमारी स्थिति हमारे पड़ोसी मुल्कों बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से भी खराब है। 17 जुलाई 2023 को इंडिया टुडे ने एक न्यूज़ आइटम पब्लिश किया था, जिसमें कहा गया था कि यूनिसेफ और WHO की एक ज्वाइंट स्टडी के अनुसार भारत में 4 में से 3 व्यक्ति को हेल्दी फूड मैसर नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब एक साधारण आदमी रोजमर्रा के खर्चे के लिए पूरा संघर्ष कर रहा है, तो वह हेल्दी फूड की बात कहां से सोच पाएगा। फिर चेयर पर आज आप बैठी हैं। महिलाओं में एनीमिया अभी भी एक भारी समस्या बनी हुई है और मेरी जानकारी के अनुसार 45% महिलाएं आज भी एनीमिया से ग्रसित हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की दिन रात
आप लोग चर्चा करते रहते हैं, लेकिन उसमें भी जमीनी हकीकत क्या है। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करने में आयुष्मान कार्ड धारक को दिन में तारे नजर आ रहे हैं। कहीं हॉस्पिटल लाभार्थी को परेशान करता है तो कहीं डाटा मिसमैच होता है। हम लोगों के सामने तो लगातार ऐसे मामले आते ही रहते हैं। पता नहीं मंत्री जी और सरकार की जानकारी में यह सब बात आती है कि नहीं। इसी तरह जन औषधि केंद्र में जो जेनेरिक दवाइयां मिलती हैं उनकी क्या स्थिति है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। जेनेरिक दवाइयां खाते जाइए और बीमारी वैसे के वैसे बनी रहती है। पीछे इस प्रकार की भी कई रिपोर्ट आई है कि जन औषधि केंद्रों में सही तरीके से दवाओं का भंडारण नहीं होता है और कई बार तो एक्सपायरी दवाइयां भी दे दी जाती हैं। दरअसल प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का जो पूरा कंसेप्ट है, हालांकि यह यूपीए के टाइम में शुरू हुआ था, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि इसमें सारा जोर इस बात पर है कि दवाई की क्वालिटी चाहे जो भी हो उसे सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराया जाए। मेरे हिसाब से तो हेल्थ का जो बेसिक कंसेप्ट है वही इसके खिलाफ है। हेल्थ सेक्टर में एक और चीज है जो आज के समय में बहुत चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। मैं मेंटल हेल्थ इशू की बात कर रहा हूं। WHO की इस रिपोर्ट के बारे में जो बातें सामने आई है उसके अनुसार भारत में लगभग 14% लोग मानसिक समस्याओं के शिकार हैं और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की संख्या प्रति 1 लाख लोगों पर केवल 0.3 है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए मेंटल हेल्थ पर एक नेशनल प्रोग्राम बनाने के बारे में विचार किया जाए और इसको उचित प्रायोरिटी दी जाए। अब हम थोड़ा सा, चूंकि बिहार से आते हैं तो बिहार की बात करना चाहेंगे। यह तो सबको जानकारी है कि हेल्थ सेक्टर में बिहार की दुर्दशा है, लेकिन मैं कुछ स्पेसिफिक आंकड़े देकर अलग अलग सेंट्रल स्कीम में बिहार का क्या हाल है इसको सदन से अवगत कराना चाहता हूं। कैग ने नवंबर 2024 में बिहार के पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो ऑडिट रिपोर्ट दी है, मैं केवल उसी के आधार पर अपनी बात यहां रखूंगा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार में हेल्थ सेक्टर में कुल मिलाकर 49% पद खाली पड़े हुए हैं, मतलब आधा पद खाली है। राज्य में एलोपैथिक डॉक्टरों की आवश्यकता है 1,25,000 और डॉक्टर की उपलब्धता केवल 58,000 है, मतलब आधे से भी कम है। इस तरह से नर्सों की भी घोर कमी है। अधिकांश सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर नहीं है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि अस्पतालों के पास जो एम्बुलेंस है उनमें इक्विपमेंट नहीं है। किसी भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के पास ब्लड स्टोरेज यूनिट नहीं है और जहां ब्लड स्टोरेज यूनिट है भी वहां पर उसके लिए मैन पावर नहीं है। जिला अस्पतालों में आवश्यक और जीवन रक्षक दवाओं का घोर अभाव है। क्योंकि अस्पतालों में टेक्नीशियन नहीं है, इसलिए जो वेंटिलेटर हैं भी वह ऐसे ही खराब इधर उधर पड़ा हुआ है। यह सब बात मैं कोई अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, यह सारी चीज कैग की रिपोर्ट का हिस्सा है। प्रति व्यक्ति हॉस्पिटल के बेड्स की बात करें तो बिहार में 1 लाख की आबादी पर 25 हॉस्पिटल बेड्स हैं, जबकि नेशनल एवरेज 141 है। हर ब्लॉक में स्वास्थ्य उपकेंद्रों का भवन बन के खड़ा है, लेकिन कहीं डॉक्टर या स्टाफ का आता पता नहीं है। मैंने खुद कुछ स्वास्थ्य उपकेंद्रों का जायजा लिया तो पता चला कि डॉक्टर की पोस्टिंग ही नहीं हुई, तो कोई आएगा कहां से। विभाग की अक्षमता का हाल ये है कि हेल्थ बजट का 30% से ज्यादा खर्च ही नहीं हो पा रहा है। बिहार में मातृ मृत्यु दर जो MMR है और शिशु मृत्यु दर IMR राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। 2023 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर 174 प्रति 1 लाख लाइव बर्थ है, जबकि राष्ट्रीय औसत 100 के आसपास है। शिशु मृत्यु दर भी 34 प्रति 1000 जन्म के करीब है। यह दर्शाता है कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी और अस्पतालों की अपर्याप्तता इन समस्याओं का मुख्य कारण है। बिहार में टीकाकरण दर 75% से भी कम है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। इसी तरह औसत आयु के मामले में भी बिहार नेशनल एवरेज से पीछे है
और इम्यूनाइजेशन की जब बात करते हैं तो वहाँ अगर सही में कोई आपकी तरफ से स्टडी करे तो रूटीन इम्यूनाइजेशन का भी काम ठीक से नहीं हो पाता है। बिहार में स्वास्थ्य मंत्रालय की जो योजनाएं हैं उनका भी ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए एक जो प्रधानमंत्री वंदन योजना है उसमें बिहार में केवल 25% आवेदकों को ही उसका लाभ मिलता है, बाकी 75% एप्लीकेशन किसी न किसी ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दिया जाता है और उस ग्राउंड का कोई कारण नहीं बताया जाता है। अब जाहिर है कि बिहार में जानकारी का अभाव तो है, लोग उतना पूछताछ भी नहीं करते हैं। सत्ता पक्ष के हमारे मित्र हमेशा आंकड़ों की बात करते रहते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए आप लोग यहाँ भूल जाते हैं कि हर आंकड़े का कोई न कोई संदर्भ होता है। अब हेल्थ सेक्टर में मैं आपको एक संदर्भ देना चाहता हूँ। जब यूपीए सरकार 2004 में पावर में आई, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तो हेल्थ पर सरकार का टोटल खर्च था 7,500 करोड़ रुपए। हम लोग 10 साल में उसको लगभग 4 गुना बढ़ाकर 27,500 करोड़ रुपए तक ले गए। और परसेंटेज वाइज आपके 11 साल की हमारे 10 साल से तुलना करें तो आपका हेल्थ बजट का इंक्रीज है लगभग 350%, जबकि हमारे 10 साल में इंक्रीज था 400%। हेल्थ सेक्टर में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी देश को पोलियो मुक्त बनाना। एक समय भारत दुनिया में पोलियो का एपिसेंटर हुआ करता था, लेकिन यूपीए सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में देश को सफलतापूर्वक पोलियो मुक्त बनाने का लक्ष्य पूरा किया था। यूपीए के टाइम का कुछ और आंकड़ा देख लीजिए। 2004 में जब यूपीए सरकार आई थी तो एमएमआर था 301 प्रति 1 लाख लाइव बर्थ, और जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी तो हम लोग एमएमआर को 135 प्रति 1 लाख लाइव बर्थ तक नीचे ले आए थे। यानी 10 साल में एमएमआर में ऐतिहासिक 55% की कमी आई थी, जो आपके 10 साल के कार्यकाल की तुलना में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन था। इस तरह आईएमआर में हमारे कार्यकाल में जितनी कमी आई वह भी आपकी तुलना में बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार ने की उपलब्धियां उसमें अभूतपूर्व थी। उसके पीछे मूल कारण था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हमारे नेतृत्व ने 2005 में एक दूरदर्शी कदम उठाया था और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत की। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में वर्ल्ड बैंक और WHO ने कहा था कि ये भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर बदलने वाला ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है, और आज भी आपके समस्त रूरल हेल्थ प्रोग्राम का फ्रेमवर्क यही NRHM है। अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि काम तब ज़्यादा हो रहा था या अब ज़्यादा हो रहा है। एक और मुद्दा है मेडिकल एजुकेशन का। प्रधानमंत्री जी से लेकर सारे मंत्री लोग अपना पीठ थपथपाते हैं कि 10 साल में हमने 300 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोल दिया, तो इतना मेडिकल सीट बढ़ा दिया, आदि इस तरह के दावे करते हैं। लेकिन इस दावे की हकीकत क्या है? आज हमारे लगभग सारे मेडिकल कॉलेज फैकल्टी की भारी कमी से जूझ रहा है। खुद नड्डा साहब एक दिन यहीं सदन में बता चुके हैं कि देश भर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में फैकल्टी की भारी कमी है, जिसमें एम्स नई दिल्ली में 34%, एम्स भोपाल में 24%, एम्स भुवनेश्वर में 25%, एम्स जोधपुर में 28%, एम्स रायपुर में 38%, एम्स पटना में 27%, एम्स ऋषिकेश में 39% की कमी है। बाकी के कॉलेजों में तो 50% तक की फैकल्टी की कमी है। और फैकल्टी की कमी होगी क्यों नहीं? फैकल्टी के लिए पीजी की डिग्री चाहिए, और देश में पीजी सीट की डिमांड है 2 लाख और सीट की उपलब्धता है केवल 68,000। अंत में महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि देश में हेल्थ सेक्टर की स्थिति बीजेपी सरकार के पिछले 11 साल के कार्यकाल में पहले से और ज़्यादा खराब हुई। लेकिन ये सरकार
न तो अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार है और न ही सच्चाई को मानने के लिए। इनको दिन रात पानी पी पी के कांग्रेस पार्टी को केवल कोसना है ताकि इनकी विफलता से देश का ध्यान भटका रहे। मुझे उम्मीद है आज जो हेल्थ सेक्टर में मैंने यूपीए की उपलब्धियों के प्रमाणिक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, इससे ये लोग थोड़ा अपना आत्ममुग्धता छोड़ के आत्मनिरीक्षण करेंगे और आगे थोड़ा कोर्स करेक्शन करके भी प्रयास करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं मैडम आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।